हाय गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है नर्स शियान से, जो न्यूज देख रही होती है। न्यूज एंकर बता रही थी कि सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी एलडी ग्रुप के प्रेसिडेंट और शिन फैमिली के बिलियनियर यू का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसकी सारी प्रॉपर्टी और हवेली अब उसकी वाइफ और फैमिली में बांटी जाएगी। एंकर उसकी बेशुमार दौलत के बारे में बताए जा रही थी, तो शियान ये सब देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाती है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोचने लगती है काश एक दिन के लिए ही सही वो उसकी जगह होती, ताकि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सके और उस हवेली की मालकिन बनकर ऐश की जिंदगी जी सके। तभी लाइट चली जाती है। वो मीटर चेक करने जाती है और जैसे ही उसे टच करती है उसे जोर का झटका लगता है और वो टाइम ट्रैवल करके एक्सीडेंट से एक दिन पहले पहुंच जाती है और बन जाती है प्रेसिडेंट यू की वाइफ शियान। और इसी के साथ उसकी गरीबी वाली किस्मत बदल जाती है और साथ ही पूरी शिन फैमिली की भी। तभी मेड आती है और उसे बताती है आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर तो शियान शॉक रह जाती है और यकीन ही नहीं कर पाती कि उसकी विश इतनी आसानी से पूरी हो गई। अब क्या ही कहें, तुम्हारी तो निकल पड़ी बहन। फिर वो हवेली जाती है और यू की फोटो देखकर उसके सामने ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो उसके जाने से एकदम टूट गई हो और कोई भी ये नहीं जान पाया कि वो असली वाले शियान की जगह कोई और है, क्योंकि टाइम में सब कुछ बदल गया था। यहाँ तक कि शादी की फोटो में भी अब वही थी, जैसे अपनी एक विश से वो हर चीज की कंट्रोलर बन गई हो। तभी दादाजी उससे बोलते हैं अपने हस्बैंड का अंतिम संस्कार करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। वो मन में सोचती है अरे दादू आपको शांति की ज्यादा जरूरत है। वो बोले और भूलना मत तुम्हें विरासत में से 100 बिलियन मिलेंगे। जैसे ही शियान ये अमाउंट सुनती है वो तो जमीन पर ही गिर पड़ती है और जोर जोर से रोने धोने का नाटक करने लगती है और चिल्लाती है मेरे प्यारे हस्बैंड तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। तभी यू का अंकल और कजिन दादाजी से कहते हैं कि वो जाकर आराम करें, अंतिम संस्कार का इंतजाम वो लोग देख लेंगे। लेकिन दादाजी मना कर देते हैं। इधर शियान अपने ख्यालों में खोई हुई थी और सोच रही थी कि वो इन 100 बिलियन डॉलर्स का क्या करेगी। I mean, सोचना तो बनता है बॉस। तभी यू का कजिन जो उसके ख्यालों से उसे बाहर निकालता है और बोलता है मैं कब से तुम्हारे जैसी खूबसूरत और वफादार दुल्हन ढूंढ रहा था, मुझसे शादी करोगी। मेरा कजिन तो मर चुका है और तुम विडो बन गई हो। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ और तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी सारी कमी पूरी करूँगा। वैसे भी हम सब जानते थे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, तो क्या कहती हो मुझसे शादी करोगी। इसको तो कोई चप्पल से मारो। और इसी पल यू उन दोनों को देख लेता है और उसे जलन होने लगती है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि चू उससे क्या चाहता है। असल में यू के अंकल और कजिन ने ही उसकी कार के ब्रेक फेल किए थे ताकि वो मर जाए और वो लोग उसकी वाइफ और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। लेकिन यू को उनके प्लान के बारे में पहले से पता था, इसीलिए उसने एक जली हुई बॉडी कार में रखकर अपनी मौत का नाटक किया ताकि वो उन्हें उनके ही जाल में फंसा सके। और अब उसने डिसाइड किया कि वो अपने जुड़वा भाई शियाओ की पहचान लेकर घर में वापस आएगा और सबसे बदला लेगा। जैसे ही वो शियान को टच करने वाला होता ही है शियान उसका हाथ झटक देती है। मैं जानती हूँ तुम ये सब विरासत के लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस एक्टिंग पर यकीन कर लूंगी तो तुम बेवकूफ हो। मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है। अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं दादाजी को बता दूंगी कि तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। इधर चू उसे बोलता है और मैं तो सोचता था कि तुम कितनी अच्छी और भोली हो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें विरासत से एक पैसा नहीं लेने दूंगा। ये कहकर कि मेरे कजिन ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी और मैं तुम पर कई इल्जाम भी लगा दूंगा। तो बोलो शादी करोगी मुझसे। शियान बोली मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम मुझे विरासत से दूर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वाइफ होने के नाते कानूनी तौर पर मैं ही उसकी हर चीज की वारिस हूँ। यहाँ यूँ ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि मरने के बाद वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर चू के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो शियान को पकड़कर हिलाने लगते हैं। जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं तभी ये उसे बचा लेता है। ये देखकर उन्हें और गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा हाथ उठाते हैं, लेकिन इस बार यू शियान को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। वाह, हीरो की एंट्री हो गई। यू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे शियान के लिए एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो अजीब तरह से उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो उससे कभी प्यार नहीं किया। उनकी शादी तो बस दोनों फैमिली के बीच एक बिजनेस डील थी और कुछ नहीं। उसे महसूस होने लगता है कि ये वो लड़की है ही नहीं जिससे उसने शादी की थी। ये पक्का कोई और है जो उसकी वाइफ होने का नाटक कर रही है। पर वो उसे अपना शक दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानती थी कि पहले वो उससे नफरत करती थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो नॉर्मल बिहेव करेगा जब तक उसे सच पता नहीं चल जाता। इधर शियान शॉक थी। वो यू की फोटो को देखती है और उसे लगता है कि ये यू का भूत है जो उसके भाई के शरीर में आ गया है। वो डर जाती है और जल्दी से उससे दूर हटती है। सॉरी, मैं विरासत में
अपना हक छोड़ दूंगी और तुमसे दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो, चले जाओ यहाँ से। यू बोलता है, अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं यू का भूत नहीं हूँ, मैं उसका जुड़वा भाई शिया हूँ। मैं बाहर था और जैसे ही मुझे उसकी मौत के बारे में पता चला, मैं अंतिम संस्कार के लिए वापस आ गया। तभी दादाजी कहते हैं, जब तुम वापस आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी कजिन की सगाई की डेट फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि वो किसी बाहरी लड़के से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर शियान को राहत मिलती है कि चलो विरासत उसके हाथ से नहीं गई। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगता है और वो सीधा यू की बाहों में गिर जाती है। टाइम ट्रेवल की वजह से उसकी बॉडी वीक हो गई थी। उसे बाहों में देखकर यू घबरा जाता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। आखिर वो उसके भाई की वाइफ थी, उसकी अपनी थी। वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। बाद में वो डॉक्टर का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसका सेक्रेटरी जॉन आता है और उसे एक सुनने वाला डिवाइस देता है। उस डिवाइस से यू सुन लेता है कि उसका अंकल डॉक्टर को ऑर्डर दे रहा है कि वो शियान को जहरीला इंजेक्शन देकर उसकी जिंदगी खत्म करे दे, क्योंकि वो उसके अमीर बनने के रास्ते का कांटा बन रही है। ये सुनकर तो यू का खून खौल उठता है। ये कमीने। सीन कट होता है। डॉक्टर शियान को बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता है ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके और उसके ड्रिप में इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चला जाता है। शियान जल्दी से रस्सी खोलती है और ड्रिप को हटा देती है। जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है, इंजेक्शन यू वहाँ आकर उसे रोक लेता है और उसे शांत रहने को बोलता है। जैसे ही शियान उसे देखती है, वो उसे कस के हक कर लेती है, जैसे उसकी मौजूदगी से वो खुद को सेफ फील करा रही हो। I mean, उसका हक एक जादू की तरह था जो दोनों को और करीब ला रहा था बिना उन्हें पता चले। हर पल शियान के लिए उसकी फीलिंग्स को बढ़ा रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करता है और उसे खुद से दूर करके शिश करता है। उसे अपने कजिन चू के कदमों की आहट सुनाई देती है तो शियान जल्दी से सोने का नाटक करती है। यू फटाफट ड्रिप को ठीक करता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी चू आता है और बोलता है, तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया। अगर तुमने मेरी बात मानकर मुझसे शादी कर ली होती तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। और वो उसके अंगूठे का निशान उन पेपर्स पर ले लेता है जिनसे वो अपनी सारी विरासत चू के नाम कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि शियान मर गई है और उस पर पर्दा डाल देता है। चू को यकीन नहीं होता। वो नौकरानी को ऑर्डर देता है कि दादाजी को बता दे कि शियान मर गई है और वो उसकी बॉडी को जलाकर उसकी राख को उसके हस्बैंड की कब्र में रख देगा। सेक्रेटरी जॉन बोलता है, मैं प्रेसिडेंट यू का सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं इनकी बॉडी को जलाऊंगा। यू भी डिस्गाइज में उसके बगल में खड़ा था। चू उसे पहचान नहीं पाता और बोलता है, ठीक है ले जाओ। वो उसे लेकर चला जाता है। चू का डैड उसे उनका पीछा करने को कहता है। जब वो एम्बुलेंस में होते हैं तो शियान उठती है, तुमने मुझे उससे बचाया। यू उसे अपना सिग्नेचर साइन दिखाता है। हाय। शियान कहती है, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि हमारे बीच कोई कनेक्शन है। और वो उसके करीब आकर उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। आखिर वो हैंडसम और हॉट जो था। यू बोलता है, तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, तुम मेरे भाई की वाइफ हो। शियान को लगता है कि ये तो बड़ा शरीफ है, तो वो उसकी इमोशनल साइड का फायदा उठाने का डिसाइड करती है और उसके सामने रोने का नाटक करती है। सॉरी, पर तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे दिखते हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे हमारी यादें याद आ जाती हैं और मैं उसे और भी मिस करने लगती हूँ। तुम बहुत कठोर और बुरे हो, तुम्हारा कोई दिल नहीं है, तुम अपने भाई की वाइफ की फीलिंग्स की कदर भी नहीं कर रहे। यू बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें खुश करूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बस। शियान को और क्या चाहिए था। वो उसे हक कर लेती है और उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हाथ रखकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करती है। I mean, प्रेसिडेंट के पास तो कमाल की चीजें हैं। वो बोलती है, तुम हैंडसम हो, अच्छे हो और तुम्हारे मसल्स भी हैं, मतलब तुम पूरी तरह से परफेक्ट हो। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जैसे हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और अच्छे लड़कों के सामने कमजोर पड़ जाती हूँ। मैं एक टूटे हुए पंखों वाली विडो हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पंखों से बेहतर और कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भाई मर ही गया है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो और मेरा ख्याल रखो। मुझे उन लोगों से बचाओ जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और वो दौलत छीनना चाहते हैं जो मुझे तुम्हारे भाई से विरासत में मिली है। वैसे भी वो तुम्हारे भाई का ही पैसा है। संभल जा प्रेसिडेंट, संभल जा। यू को लग रहा था कि उसका दिल इन फीलिंग से फट जाएगा। 5 साल की शादी के बाद अब जाकर उसे शियान से प्यार हो रहा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है और उसकी बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि इस वक्त वो एक धोखेबाज थी जो उसके भाई से शादी करना चाहती थी, उससे नहीं। वो मन में सोचता है, मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। फिर वो बोलता है, अभी टाइम नहीं है, सुनो, अपने कपड़े उतारो और इस पुतले की तरह ड्रेस पहनो। जैसे ही वो कपड़े उतारने लगती है
वो रोकता है। रुको रुको, क्या तुम सच में मेरे सामने कपड़े उतारोगी? शियान बोलती है, हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम ही मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो। वो अपनी तरफ इशारा करता है, घबरा जाता है और अपनी बिखरी हुई फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शियान उसकी घबराहट का फायदा उठाती है और उसे और परेशान करने का डिसाइड करती है। मेरे ड्रेस की जिप नहीं खुल रही, क्या तुम हेल्प करोगे? वो उसे देखती है और उसकी आंखों में खो जाती है। यू भी उसे देखते हुए सब भूल जाता है। आखिर वो उसकी वाइफ थी, उसकी जान थी, उसे सिचुएशन को बचाना था। वो उसके बालों से रिबन निकालता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है ताकि वो और कमजोर न पड़े। I mean, मर्द हो तो ऐसा। वो उसके करीब जाता है और उसकी जिप खोलता है। तभी कार में जोर से ब्रेक लगता है और वो सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है। आंखों से पट्टी भी खुल जाती है। वो उसे देखता है और अपनी आंखों से ही उसे खाने लगता है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। वो जल्दी से उसे खुद से दूर करता है इससे पहले कि वो कमजोर पड़ जाए। संभल जा प्रेसिडेंट, संभल जा। शियान मुस्कुराती है। उसका दिल खुशी से झूम उठता है। कितना प्यारा कपल है ये, कितना क्यूट कपल है। कुछ देर बाद चू यू के सेक्रेटरी को उसकी बॉडी के साथ श्मशान घाट की बिल्डिंग में जाते हुए देखता है। वो खुश हो जाता है और अपने डैड को कॉल करके बताता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। इधर यू और शियान उन्हें देख रहे थे। शियान कहती है, तुम्हारा कजिन तो बहुत चालाक निकला। यू बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और उससे निपट लूंगा। तुम अब घर जाओ और आराम करो। शियान बोली, मैं तुम्हारे साथ हमारे घर चलूंगी। हमारे घर? तुम्हारा मतलब है मैं और तुम एक ही जगह पर अकेले? हाँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। तुम डरते हो कि तुम मेरे लिए कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए तुम मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, है ना? यू कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। रात में वो दोनों फैमिली की हवेली जाते हैं ताकि वहाँ की सिचुएशन पर नजर रख सके। वो देखते हैं कि नौकरानी यू की फोटो के बगल में शियान की फोटो रख रही है। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि सबने मान लिया है कि वो सच में मर चुकी है। वो अंदर घुसते हैं और छिपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। चू दादाजी से कहता है, दादाजी, मेरा कजिन यू मर गया और उसकी वाइफ जो फैमिली की वारिस बनने वाली थी वो भी मर गई। हम फैमिली को बिना किसी मालिक के नहीं छोड़ सकते। क्या आप मुझे उनकी जगह जिम्मेदारी संभालने की इजाजत देंगे? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस फैमिली की जिम्मेदारी मेरे अलावा और कोई नहीं संभालेगा। वो गिरने वाली होती है पर आखिरी पल में खुद को संभाल लेती है। वो यू से कहती है, तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मैं अभी सबके सामने गिरने वाली थी और हम पकड़े जाते। यू बोलता है, मुझे लगा तुम एक्टिंग कर रही हो ताकि मैं तुम्हें पकड़ूं और तुम हमेशा की तरह मुझ पर झपट पड़ो। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम पर मरती हूँ? वो उसके और करीब आता है। हाँ, तुम मेरे मसल्स पर बहुत मरती हो। ओह गॉड प्रेसिडेंट, हम सब मरते हैं। यू मन में सोचता है, उफ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। उसकी फीलिंग्स इतनी उलझी हुई थी कि वो खुद को समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग और दिल में एक जंग चल रही थी। दिमाग कह रहा था कि ये शियान है, पर दिल को लग रहा था कि ये कोई और है जो उसकी वाइफ होने का नाटक कर रही है और उसके पीछे कोई बड़ा राज है। उसे उससे प्यार होने लगा था। शियान उसके करीब आती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। चलो हम मिलकर प्लानिंग करते हैं, जैसे तुम चाहो मेरे फ्यूचर हस्बैंड। मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड नहीं हूँ और ना ही कभी बनूंगा। नहीं, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, मतलब बनोगे। सॉरी, पर मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे हस्बैंड का भाई हूँ। ये कहकर वो उससे दूर हो जाता है। शियान को गुस्सा आ जाता है कि उसने उसे लाखों बार रिजेक्ट कर दिया है। वो उसकी ड्रेस का कोना पकड़ लेती है। तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? थोड़ी देर पहले तुम ही तो शिकायत कर रही थी कि तुम गिरने वाली थी और मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, तो मैंने सोचा पकड़ लेता हूँ ताकि अगर तुम गिरो तो मैं तुम्हें संभाल लूँ। तुम्हें लगता है ये पकड़ मुझे बचाएगी? मुझे ठीक से पकड़ो। वो उसे ठीक से पकड़ता है और वो दोनों छिपकर बातें सुनने लगते हैं। शियान के डैड गुस्से में थे और दादाजी को अपनी बेटी की मौत के लिए ब्लेम कर रहे थे। तभी शियान को उसके और उसकी वाइफ के साथ एक याद आती है और गलती से उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। दादाजी चू से कहते हैं कि जाकर देखे कि ये आवाज कहाँ से आई। वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं पकड़े न जाएं और वहीं बैठ जाते हैं। जैसे ही चू देखने वाला होता है, नौकरानी आ जाती है। दादाजी पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये उसे सोने की ईंट रिश्वत में दिखाता है अगर वो उनकी हेल्प करे। वो दादाजी से कहती है, मैंने सीढ़ियों पर 2 चोर देखे थे। मैं उन्हें मारने ही वाली थी कि आपने मुझे बुला लिया और वो भाग गए। मैं जाकर उन्हें ढूंढती हूँ और वो जाकर उससे सोने की ईंट ले लेती है। वाह, जब मतलब वो तो सब हो जाता है। शियान का डैड दादाजी से अपनी बेटी की अचानक मौत का जवाब मांगता है और अपनी सौतेली बेटी को देखता है। वो रोने का नाटक करने लगती है। शियान उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली मुझसे इतना प्यार करती होगी। उसे अपनी सारी यादें वापस नहीं आई थी। वो मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बिल्कुल उलट। पत्थर दिल, शैतान इंसान। यू शॉक हो जाता है, जैसे मन में कह रहा हो, मैं पत्थर दिल, मैं शैतान, अपनी जुबान को लगाम दो, मैं तो प्यार का देवता हूँ। शियान का डैड यू की आधी प्रॉपर्टी की मांग करता है इस शर्त पर कि वो उसकी बेटी की मौत की खबर प्रेस में लीक नहीं करेगा। यू शियान से कहता है, ये है तुम्हारी फैमिली जो तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे
तुम्हारे डैड तो कुछ प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें बेचने को तैयार हैं, उनका हक बनता है। मैं भी तो इस फैमिली में प्रॉपर्टी के लिए ही आई थी। यू जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मतलब तुम उसे प्रॉपर्टी के लिए शादी? मेरा मतलब है तुमने मेरे भाई से प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। वो भोली बनने की एक्टिंग करती है। मेरा सिर, लगता है ड्रिप वाले जहर का असर अभी तक है और मैं अजीब बातें कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ मेरे हस्बैंड, मेरे यू, मेरे प्यारे। मैं तुम्हारे भाई से उसके मसल्स के लिए कभी शादी नहीं करूंगी। यू सोचता है हाँ मैंने नोटिस किया। फिर वो बोलता है तुम्हारे डैड और बहन की एक्टिंग तो बहुत असरदार है। मैं भी इम्प्रेस हो गया। यू की बात सुनकर शियान को अपनी सौतेली माँ की याद आ जाती है, जब उसने उसे ताना मारा था कि वो अनाथ है और उसकी माँ नहीं है और उसके डैड चुपचाप देखते रहे थे। वो बहुत दुखी थी। मेरी माँ मेरे डैड के धोखे के गम में मर गई। मैं अपना बदला लूंगी और उनसे अपनी माँ की वो सारी प्रॉपर्टी वापस लूंगी जो उन्होंने हड़प ली थी। यू उसे देखता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये उसकी वाइफ ही है और उसकी फीलिंग्स में ये जो अजीब सा बदलाव आया है वो बस उसके बदले हुए बर्ताव की वजह से है। लेकिन उसे उस पर तरस आ जाता है। वो सोचती है मैं उसे सबक सिखाऊंगी और सबके सामने उसे एक्सपोज करूंगी। दादाजी उसकी मांग मान लेते हैं और चू को अपने भतीजे यू की आधी प्रॉपर्टी उसे देने को कहते हैं। तभी यू लाइट काट देता है और शियान एक भूत की तरह उनके सामने आती है ताकि वो डर जाएं। मुझे यकीन नहीं था डैड कि आप कुछ प्रॉपर्टी के लिए मेरी मौत पर पर्दा इतनी आसानी से डाल देंगे। मैं वापस आ गई हूँ। मैं आपसे बदला लूंगी और उस सब का हिसाब लूंगी जो आपने माँ के साथ किया था। वो और उसकी बेटी डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। यू लाइट जला देता है। शियान उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अंकल शौक में अपने बेटे से पूछता है ये जिंदा कैसे है? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। शियान दादाजी से कहती है मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आप मेरे प्यारे हस्बैंड यू की कंपनी का मैनेजमेंट इन धोखेबाज अंकल और बेटे को सौंपने वाले थे, लेकिन मुझे लगा तुम मर गई हो तो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब कंपनी का मैनेजमेंट मुझे सौंप दीजिए। चू कहता है तुम इसे संभालने के काबिल नहीं हो और तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि मैं काबिल हूँ या नहीं। मैं इस फैमिली की वारिस की पोती हूँ और मैं प्रेसिडेंट यू की वाइफ लेडी शियान हूँ। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट मेरा हक है। नहीं है, ये तुम्हारा हक नहीं है। तुम्हारा उससे कोई बच्चा भी नहीं है। तभी यू शियाओ बनकर बोलता है लेकिन मेरे भाई यू ने मेरे पास एक वसीयत छोड़ी थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ होने वाला है और उसे पता था कि उसकी मौत के बाद ये बहस जरूर होगी। वसीयत में लिखा है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ लेडी शियान के नाम करता है। शियान तो खुशी से उड़ने लगती है। अंकल कहता है मुझे यकीन है ये वसीयत नकली है, ये 100 सेंट असली है। इसे खुद यू ने लिखा और साइन किया है। दादाजी पूछते हैं क्या सच में तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये वसीयत दी थी? हाँ, और सबूत के तौर पर इस पर उसके साइन है। दादाजी को यकीन हो जाता है और वो ऑर्डर देते हैं कि उसके हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। चू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। दादाजी मुझे यकीन है कि शियान ने ये वसीयत जाली बनवाई है और ये दोनों मिले हुए हैं ताकि सारी विरासत हड़प सके। तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत है? नहीं है। तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता सब कुछ इसी को मिलेगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने अपने भाई को मारा है और उसकी जायदाद हड़पने के लिए उसकी वाइफ से मिल गए हो। यू को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कत्ल करके उसके जनाजे में शामिल हो। और वो उसका वीडियो प्ले करता है जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर शियान से साइन ले रहा था। चू शॉक हो जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यू बोलता है मुझे शक है कि तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उसकी वाइफ को मारने की कोशिश की। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बेगुनाह हूँ। तुमने उसकी कार के ब्रेक फेल किए और उसे मार डाला ताकि तुम सब कुछ हड़प सको। तुम्हें कैसे पता चला? मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानता हूँ। दादाजी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर उसकी बेइज्जती करते हैं। मैंने उसे नहीं मारा, मेरी बात का यकीन मत कीजिए, ये झूठा है। शियान कहती है नहीं तुम झूठे हो और उसे गाली देती है। यू मुस्कुराता है और उसका दिल खुशी से भर जाता है क्योंकि वो उसे डिफेंड कर रही थी। कितनी स्वीट है, वल्लाह कितनी स्वीट है। वो गार्ड्स को बुलाता है और दादाजी से कहता है इसे जेल होनी चाहिए और इसके कामों की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे भाई की वाइफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और मैं किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने या उसके करीब आने की इजाजत नहीं दूंगा। मान लो तो ऐसा। शियान का दिल खुशी से फटने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह उसके साथ खड़ा होगा। उसकी हर बात उसे वो सेफ्टी वापस दिला रही थी जो उसने खो दी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जिस पर वो भरोसा कर सकती है, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उसे देखती है और उसे शक होता है कि वो सच में कौन है क्योंकि शियाओ तो बहुत सीधा और भोला था। उसने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया था। चू डर गया था और दादाजी से
से माफी मांगने लगा, एक और मौका मांगने लगा, पर दादाजी ने मना कर दिया। तुम्हारे लालच ने तुम्हें अपने भाई को मारने पर मजबूर किया और यही लालच तुम्हें अपने दादा को भी मारने पे मजबूर करेगा। चू का डैड बोलता है, पर मेरे बेटे ने उसे नहीं मारा। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं उन्हें तुम्हें भी साथ ले जाने को कहूँगा। यू दादाजी से कहता है, मुझे पता चला है कि नॉर्थ फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया है। मैं उसका मैनेजमेंट संभाल कर उसे पहले जैसा करना चाहता हूँ। तुम्हारी हरकतें और बात करने का तरीका मुझे तुम्हारे भाई की याद दिलाता है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि प्रोडक्शन कम हो गया है? मैंने तो उसके अलावा किसी को नहीं बताया था। मुझे मेरे भाई की वाइफ से पता चला। शियान तुरंत बोलती है, हाँ मैंने उसे बताया ताकि वो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सके और मेरा हस्बैंड मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। तभी अंकल की वाइफ कहती है, ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो अलग अलग कमरों में सोते थे। शियान शॉक हो जाती है, वो असल में ये उसे बचाता है। तुम्हें उसे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी और मेरे भाई की प्राइवेट लाइफ है। और दादाजी, मैं अपनी कजिन का फैसला आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि आप फैमिली के बड़े हैं। दादाजी पुलिस को उसे अपने कजिन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करने और इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देते हैं। पुलिस उसे ले जाती है। बाद में शियान पियानो के पास खड़ी सोच रही होती है कि आगे क्या करना है। तभी वो आकर उसे अपनी बाहों के बीच घेर लेता है। ऐसा लगा जैसे वक्त यहीं थम गया हो और दुनिया में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। क्या कातिल अंदाज है। वाह, तेरी तो निकल पड़ी बहन। यू सोचता है, क्यों कोई चीज मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है? मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। तुम में क्या बदल गया है और क्यों मुझे लग रहा है कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसे मैं जानता था? तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या राज है जो मुझे तुम्हें समझने नहीं दे रहा? तुम मेरे दिल को इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो? तुम हो कौन? तभी उसका डैड होश में आता है और उनका मूवमेंट टूट जाता है। तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ जिंदा हूँ। क्या आप मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगा। हाँ, देख लिया मैंने। वैसे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो कार में होते हैं तो शियान कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं बिलियनियर बन जाऊंगी। तुम्हें अमीरों की ये लाइफ इतनी पसंद है? हाँ, मैं हमेशा से अमीर बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं अमीर बन गई तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। तुम्हारे सपने क्या हैं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यू पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि तुम अपने हस्बैंड की मौत पर खुश हो और उसकी दौलत की लालची हो? मतलब अगर तुमने ये बात किसी और से कही होती तो वो यही सोचता कि तुमने उसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए मारा है। मैं उसे कभी नहीं मार सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ, पागलों की तरह। और अगर तुम उससे इतना ही प्यार करती हो, तुम उससे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम उसके जैसे दिखते हो और तुम्हारे मसल्स भी हैं। मतलब तुम मेरे लिए विरासत छोड़ने को तैयार हो? विरासत का इससे क्या लेना देना? मेरे भाई ने वसीयत में लिखा है कि अगर तुमने किसी और से शादी करने का सोचा तो तुम्हें विरासत से बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती और अपनी बाकी की जिंदगी एक अकेले विडो की तरह गुजारूंगी? हाँ, लेकिन जब हम शादी कर लेंगे तो तुम मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करोगे क्योंकि सबकी नजरें उस पर हैं और मुझे डर है कि कोई मुझे धोखा दे देगा। और वैसे भी तुम उसके भाई हो, मतलब तुम और वो एक ही हो। मैं फैमिली से बाहर नहीं गई। मुझे एक मर्द चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करे और मेरा ख्याल रखे। मैं एक कमजोर औरत हूँ। ये उसकी बातों के बारे में सोचता है। बात तो सही थी, वो एक कमजोर औरत थी और उसकी प्रॉपर्टी अब उसकी थी। और अगर किसी ने उसे सच में धोखा दे दिया तो वो उसे खो सकता था, पर वो उससे शादी कैसे कर सकता है? उसकी पहचान खुल जाएगी कि वो यू है। और सच तो ये था कि वो उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था ताकि उसके दिल की आग बुझ सके। ठीक है, तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के बारे में क्या ख्याल है? पक्का? ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी हदें पार कर दूँ। वो उसके करीब आता है। तुम अपनी हदें कैसे पार करोगे? तुम समझ ही गई होगी मेरा मतलब। क्या तुम मुझे अभी अपनी हदें पार करने की इजाजत दोगी? शियान घबरा जाती है और उसे जल्दी से दूर कर देती है। यू मुस्कुराता है, बदतमीज, घटिया जानवर। अगले दिन वो दोनों शादीशुदा जोड़े के घर पर थे। मुझे मेरे भाई के साथ मेरी शादी की फोटो क्यों नहीं मिल रही? यू उसे इशारा करता है। तुम उसकी जगह भूल गई हो क्या? नहीं, भूली नहीं हूँ। इसे तो मैंने खुद अपने हाथों से यहाँ लटकाया था। उसकी हर बात यू को यकीन दिला रही थी कि वो उसकी वाइफ नहीं है और उसका शक सही था। वो उसकी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। मतलब तुम्हारे जैसी खूबसूरत और नाजुक लड़की को उसने अकेले ये लटकाने दिया? तुम्हारा भाई तो बहुत बुरा और कठोर था मेरे साथ। वो मजलूम बनने का नाटक करती है ताकि उसका दिल जीत सके और उसे हक कर लेती है, लेकिन उसकी क्रूरता के बावजूद मैं उससे प्यार करती हूँ। और जैसे ही वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पकड़ने वाली होती है, वो उसे रोक देता है। वो फिर कोशिश करती है, वो फिर रोकता है, पर वो कहाँ मानने वाली थी। तुम्हारे मसल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। यू सोचता है, कोशिश कर लो बेबी, कोई फायदा नहीं है। वो पूछता है, तुम आखिर चाहती क्या हो? मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तुम सच में मुझे इतना मिस कर रही हो? शियान उसकी बात से हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उसने उसकी एक्टिंग पकड़ ली है। अगर मैं कहूँ कि
मैं उसे नहीं जा रहे, तुम्हें मिस कर रही हूँ, तो तुम क्या करोगे? वो करीब आकर उसका चेहरा पकड़ता है। मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा क्योंकि मैं अपने भाई को उसकी वाइफ के साथ धोखा नहीं दे सकता। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शियान उसे बुलाती है। उसने एक सेक्सी सा नाइट गाउन पहना था ताकि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और उसके बच्चे की माँ बन सके। तुम ऑफिस नहीं जाओगे? वो उसे देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। फिर खुद पर कंट्रोल करके बोलता है, मैं कैसे जा सकता हूँ जब तुमने ही मुझे 24/7 अपनी हिफाजत करने के लिए कहा है। वो उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। हाँ, तुम्हें मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा और मुझे और अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक ही कमरे में सोना होगा। लेकिन वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पकड़ लेता है। उसे डर था कि वो हर बार की तरह उस पर झपट पड़ेगी। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, ये कहकर वो भाग जाता है। अरे सुनो तो। कुछ देर बाद वो जलने की बदबू से उठता है। वो बाहर आता है और देखता है कि शियान आग जलाकर उसमें कुछ कागज फेंक रही है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ बेकार कागज मिले जी है, तो मैंने सोचा आग जलाकर थोड़ा टाइम पास कर लूं। तुमने मुझे अकेला जो छोड़ दिया था। तभी बिजली चली जाती है और फिर आ जाती है। वो उसे उठाकर उसी कमरे में ले जा रहा था। क्या कमाल के मसल्स हैं। जैसे ही वो उसे नीचे उतारने वाला होता है, वो उसे कस के पकड़ लेती है। यू सोचता है, मैं पहले ही अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा हूँ, खुद को संभालो और मेरे साथ ये हरकतें मत करो वरना बाद में पछताओगी। वो चुप हो जाती है। वो एक वाइल्ड बीस्ट जो था वो उसे लेकर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों शियान के फैमिली के घर के सामने खड़े थे। हम आधे घंटे से घर के सामने खड़े हैं, तुम अंदर नहीं जाओगी? मुझे अजीब लग रहा है कि डैड ने मुझे अचानक मिलने के लिए बुलाया है। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, चलो यहाँ से चलते हैं। इतनी देर तक मुझे यहाँ खड़ा रखने के बाद अब तुम जाना चाहती हो? तुम मजाक कर रही हो, है ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं अपने डैड को पसंद नहीं करती। उनकी वाइफ की वजह से वो हमेशा मेरी बेइज्जती करती थी और मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी और वो बस चुपचाप देखते रहते थे। एक बार भी उन्होंने मुझे उससे नहीं बचाया। जैसे ही यू उसे दिलासा देने के लिए हाथ रखने वाला होता है, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सो जाती है और खुशी से उड़ने लगती है। वाह, क्या नसीब है, सेफ्टी और प्यार। यू सोचता है, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने तरीके से और ज्यादा कंफर्टेबल कर दूंगा। वो घबरा जाती है और अपने डैड के पास जाती है। आप मुझसे क्या चाहते हैं और आप मुझसे मिलने पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? उसकी सौतेली माँ उसे डांटती है और उससे ठीक से बात करने को कहती है। उसके डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ और तुम्हें इस समाज से बचाना चाहता हूँ जो तुम्हारी विरासत के पीछे पड़ा है। आप मेरे लिए डरते हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ। झूठे, आप मेरे लिए नहीं उस विरासत के लिए डरते हैं। ऐसा नहीं है तो फिर मेरी माँ की विरासत मुझे वापस दे दीजिए और अपना डर साबित कीजिए। अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैंने उस विरासत से इन्वेस्टमेंट कर दिया है और ये फैमिली के भले के लिए है। क्या मैं उस फैमिली का हिस्सा हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? बेशक, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। आपने मुझे कभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं माना। उसकी बहन उसकी बेइज्जती करती है और उसे नीचा दिखाती है। यू को गुस्सा आ जाता है। वो उसे थप्पड़ मारती है और उसे डांट कर उसकी हद में रहने को कहती है। वो उसे गाली देती है तो वो उसे दोबारा थप्पड़ मारती है। अगर तुमने मेरे साथ तमीज से बात नहीं की तो मैं तुम्हें ऐसा पछतावा दूंगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। यू उसकी ताकत और हिम्मत देखकर हैरान था। उसका हर बर्ताव उसे यकीन दिला रहा था कि उसका शक सही था। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से 10 गुना ज्यादा तकलीफ दूंगी। जैसे ही वो उसे दोबारा मारने वाली होती है, उसकी सौतेली माँ उसे रोक लेती है और उसे दूर करती है। उसके डैड कहते हैं, तुम अपनी बहन को नहीं मार सकती। इसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि ये मुझसे जलती है, क्योंकि इसका लवर लू मुझे इसके बजाय पसंद करता था। तभी शियान को एक याद आती है जब उसने उन दोनों को साथ खड़े देखा था और पूछा था कि वो अकेले क्या कर रहे हैं। बहन ने कहा था, मैं उससे प्रेग्नेंट हूँ, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। शियान टूट गई थी। लू ने कहा था, तुमने मुझे अपनी बहन के साथ धोखा दिया। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके डैड और वो चले जाते हैं और याद खत्म हो जाती है। शियान कहती है, लेकिन मैं तुमसे नहीं जलती, तुमने तो मेरा फेंका हुआ कचरा उठाया है। झूठी, तुम तो जलन से जल रही हो। यू हैरान था कि उसने उसे अपनी लाइफ में लू के बारे में कभी नहीं बताया था। ऐसा नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तभी लू आकर उसका हाथ पकड़ता है। मैं सच में तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता था। यू को देखकर वो डर जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। उसकी बहन जाकर लू से चिपक जाती है। इसने मुझे इसलिए मारा क्योंकि ये हमारे रिश्ते से जलती है। यू कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे साथ है, उसके साथ नहीं। तुम उसे क्यों डिफेंड कर रहे हो? मैं उसे इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या तुम श्योर हो कि वो बच्चा तुम्हारा ही है?
तुम्हारा क्या मतलब है? जो तुम नहीं जानते वो ये है कि इसने तुम्हारे खाने में दवा मिलाई थी ताकि तुम्हारे साथ गलत कर सके और तुम्हें उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर सके, जिसका असली बाप इसका एक्स लवर है। क्या ये सच कह रही है? नहीं है, इसकी बात मत मानना। ये हम दोनों के बीच दरार डालने के लिए झूठ बोल रही है। ये हमारे रिश्ते से जलती है। शियान यू से कहती है कि वो इस झूठे माहौल से तंग आ गई है और जाना चाहती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो कार में थे तो शियान कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। किससे? हर चीज से। कौन सी चीज तुम्हारा डर कम करती है? मैं वो करूँगा। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरा ऑर्डर मानोगे और मेरी हेल्प करोगे? हाँ, श्योर हूँ। ठीक है, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। यू घबरा जाता है। मुझसे बच्चा? हाँ, तुमसे, मेरे मसल्स की वजह से, तुम्हारी आँखों में। मैं एक बच्चा चाहती हूँ जो मेरी प्रॉपर्टी का वारिस बने, ताकि अगर कोई मुझे कुछ भी करे तो मेरा बच्चा वारिस बन सके। तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुमने ये किसी और से क्यों नहीं मांगा? मैं तुमसे बच्चा चाहती हूँ क्योंकि तुम अकेले इंसान हो जिसे मैं खुद को सौंप सकती हूँ। तुम मेरी एकमात्र सेफ्टी बन गए हो और तुम हैंडसम हो और तुम्हारे वो मसल्स हैं जो मुझे पसंद हैं और मैंने किसी और से नहीं मांगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे के डैड बनो। मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा कि मैं राजी हूँ या नहीं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बस खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं सब कुछ कर लूंगी। और वो सेक्रेटरी को उन्हें सबसे करीबी होटल ले जाने को कहती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं अभी तक राजी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूँ ताकि तुम मान जाओ? मैं नहीं चाहता तुम कुछ करो, मुझे बस सोचने के लिए वक्त चाहिए। इतना भाव मत खाओ, ये सोचने वाली बात नहीं है। मेरे लिए प्लीज मान जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं राजी हूँ। और वो सेक्रेटरी को उन्हें शॉपिंग पर ले जाने को कहता है। तुम क्या खरीदोगे? हमारे बच्चे के लिए सामान। कुछ देर बाद वो सामान खरीद लेते हैं और लिफ्ट में होते हैं। मैंने पहली बार किसी को बच्चे के आने से पहले ही बच्चों का सामान खरीदते देखा है। असल में मैंने देखा कि तुम बहुत एक्साइटेड और जल्दी में हो, तो मैंने सोचा तुम्हें और खुश कर दूं। मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ये मेरा बच्चा है, ताकि तुम्हारे भाई की विरासत तुम्हारे हाथ से न चली जाए। तुम सबको बता सकती हो कि तुम उसके मरने से पहले ही उससे प्रेग्नेंट थी। उसे महसूस होता है कि शियान दुखी है। वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचती है और उसे एहसास होता है कि वो उससे प्यार करती है। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसके लिए विरासत से भी बढ़कर है और वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तभी एक और औरत लिफ्ट में आती है। शियान को जलन होती है। वो उसे खींचती है और लिफ्ट हिलने लगती है, जिससे वो सीधा यू की बाहों में गिर जाती है। वो औरत पूछती है, क्या तुम किसी रिलेशन में हो? शियान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो उसके पीछे जाता है। रुको, इतनी तेजी से मत चलो, तुम प्रेग्नेंट हो, भूलो मत। वो जाकर उसे पकड़ता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो उस पर बैग फेंकती है, क्योंकि मैंने देखा तुम उसके साथ कितने खुश थे जब वो तुम्हारी बाहों में थी। तुम क्या? मैं दुखी नहीं था। झूठ है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल थी जब वो तुम्हारी बाहों में थी। ऐसा नहीं था। तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर मैंने तुम्हें गलत समझा भी तो तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। वो धीरे से उसके करीब आता है। वो जानता था कि उसकी एक भी हरकत उसकी घबराहट बढ़ा देती है। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? वो घबराहट में जल्दी से पीछे हटती है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें ऐसे ही उलझन में छोड़ दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स का क्या करे। कुछ दिन बीत जाते हैं। तुम मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हो या किसी और वजह से? और वजह? जैसे वो अपने गाउन का शोल्डर नीचे करती है। वो उसे देखता है। जैसे कि तुम मेरी खूबसूरती को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद उसने उसे पकड़ लिया था। वो अनसुना करने का नाटक करता है और जैसे ही भागने वाला होता है वो उसे रोक लेती है। तुम्हारा भागना साबित करता है कि मैं सही हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि तुम मेरे भाई की वाइफ हो। नहीं, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। मैंने टाइम ट्रैवल किया है और यहाँ आकर उसकी असली वाइफ की जगह ले ली है और लेडी बन गई हूँ। वो सोचता है कि वो उससे करीब आने के लिए एक बेकार सा बहाना बना रही है। तो मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि तुमने टाइम ट्रैवल किया है और यहाँ आ गई हो। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बात अजीब है, पर यही हुआ है। मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, क्योंकि बाद में तुम कह सकती हो कि तुम मंगल ग्रह से आई हो, लेकिन यही सच है। मैंने टाइम ट्रैवल किया है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। तुम बहुत कठोर और बुरे हो, क्योंकि तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की और मुझे गिरने दिया। मैं ना तो बुरा हूँ और ना ही कठोर। मैंने तुम्हें इसलिए गिरने दिया क्योंकि मेरे भाई ने मुझे तुम्हें टच न करने की कसम दी थी। तुम्हारी वाइफ हूँ, कुछ भी हो जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझे टच करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। चलो मुझे उठाओ। यू अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। शियान फिर बोलती है, चलो मुझे उठाओ। मैं तुम्हारे सर पर तब तक नाचूंगी जब तक तुम मुझे उठा नहीं लेते। यू खुद पर कंट्रोल करता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन शियान उसे खींच लेती है और वो सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों के बीच की दूरी एकदम खत्म हो जाती है और उस पल में वो
उनके आसपास सब कुछ शांत हो गया सिवाय उनके दिलों की धड़कनों के। दोनों की हर नजर एक दूसरे के लिए उस प्यार की कहानी बता रही थी जिसे वो कबूल नहीं कर पा रहे थे। तभी यू को एक मैसेज आता है और उसे सिचुएशन का रियलाइजेशन होता है कि उसे जल्दी से वहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो कमजोर पड़ जाए और शियान को पता चल जाए कि वो ही असली यू है। वो उठता है, मैसेज देखता है और बोलता है मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं वापस आता हूँ। और वो उसे छोड़कर चला जाता है। फिर एक अनजान आदमी घर में घुसता है, उसे बेहोश करता है और किडनैप कर लेता है।